जगह से हमें दे देंगे अपना ट्रांसफर्स, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी। ठीक है, तो इनको क्या है भैया, उनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ठीक है, 250 बोला है, तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहां से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दें। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक। स्वतः संज्ञान लेते हुए ईडी को जाना चाहिए। तरीके से अब समय आ गया है कि ईडी और सीबीआई को, खासतौर पर सीबीआई को इस बात को साबित करने की आवश्यकता है कि वो सचमुच स्वतंत्र और एक संवैधानिक संस्था है। ईडी देखिए, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर सकती है, राजस्थान में कर सकती है, तेलंगाना में कर सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और अब चुनाव के टाइम पे तो ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पे बीजेपी को अपना नैरेटिव सेट करना है, और वो सेट करने के लिए ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करेगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया। वो मौका मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी माहौल के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों पर ये आरोप लगाती हुई नजर आई है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, ये यहाँ पर रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना होता है। कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियां कठपुतली हैं केंद्र सरकार की। वहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मात्र एक राज्य की बात की जाए मध्य प्रदेश, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तक ये सरकारी एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन अब ये लगता है कि अब वो समय आ गया है कि अब इन्हीं सरकारी एजेंसियों का दबदबा अब मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो कॉल के जरिए रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है। यहाँ पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले नजर आई, क्योंकि हाल ही में बता दें कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश निमाच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के कदम मध्य प्रदेश में पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इनसे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं कि क्या अब बारी है मध्य प्रदेश में सरकारी एजेंसियों के पहुंचने की। तो सबसे पहला सवाल राकेश सर से पूछेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जाता है 508 करोड़ की रिश्वत को लेकर महादेव बैटिंग ऐप के जरिए सीएम पर निशाना साध दिया जाता है, तुरंत सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं, ईडी छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल होता है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का 100 करोड़ की रिश्वत का। अब दूसरा वीडियो भी वायरल होता है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसको आप क्या देखते हैं कि अब समय है कि ईडी अधिकारी को मध्य प्रदेश में भी घुसना चाहिए? हाँ बिल्कुल नाज़मीन, अगर ये इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए ईडी को जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि कल जैसे सीबीआई ने जेल घोटाले के मामले में सत्येंद्र जैन की पूछताछ और हिरासत में लेने के लिए उन्होंने एलजी को पत्र लिखा कि हम इस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं और कस्टडी चाहते हैं सत्येंद्र जैन की।
या छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हो या गोबर घोटाला हो, तमाम घोटालों को लेकर छत्तीसगढ़ के सचिव से लेकर उप सचिव तक को गिरफ्तार किया गया और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई। राजस्थान में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से विपक्षी दलों के राज्यों में ईडी या सीबीआई जा रही है, जैसा विपक्ष का ही कहना है, उसी तरीके से अब समय आ गया है कि ईडी और सीबीआई को, खासतौर पर सीबीआई को, इस बात को साबित करने की आवश्यकता है कि वो सचमुच स्वतंत्र और एक संवैधानिक संस्था है। ईडी, देखिए, ईडी नाज़मीन, ईडी को लेकर जनता के मन में बहुत तरीके के संशय रहते हैं। मैं एक बार दोबारा इस बात को साफ कर दूं कि ईडी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है। ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का ही एक विभाग है जो कि वित्तीय घोटाले या वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करता है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। लेकिन सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। सीबीआई को स्वतः संज्ञान लेते हुए जाना चाहिए। या अभी तक देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये देवेंद्र सिंह तोमर के वीडियो निकल के आए हैं, साफ या झूठ, पीएम मोदी ने जैसे कल छत्तीसगढ़ में भी कहा, उससे पहले भी अपनी तमाम रैलियों में कहा कि हम घोटाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ घोटालेबाजों की सरकार है, अभी छत्तीसगढ़ में उनका बयान आया, वहाँ से वो लोग जा रहे हैं। और वो एक लाइन 2014 में बड़ा कहा करते थे, और पूरी बीजेपी ये बात कहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये लाइन जो दोहराते थे कि भ्रष्टाचार या घोटाला कहीं भी दिखेगा, हम उसकी जांच कराएंगे। तो इस बात को बीजेपी को स्थापित करना चाहिए। और भले ही नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े नेता है बीजेपी के, अगर उनके पुत्र की वीडियो फुटेज आ रही है, अब सही या झूठ ये जांच का विषय है, लेकिन जांच आवश्यक है। हमने जब किसानों की हत्या हुई तो वो भी हमने इसी तरीके से देखा कि एक मंत्री के पुत्र इसमें संलिप्त पाए गए, लेकिन कुछ दिन जेल में रहने के बाद छूट गए। लेकिन यहाँ पर वो शांति है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ईडी या सीबीआई बीजेपी के किसी नेता या उससे जुड़े व्यक्ति पर छापा मारे, जिससे कि उनके खिलाफ माहौल बने। इसीलिए एक शांति है, और मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि मध्य प्रदेश में ईडी या सीबीआई किसी की भी एंट्री होगी। यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करी कि बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक मंत्री के रूप में। अब जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि उनके बेटे का वीडियो जब पहला वायरल हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि ये फर्जी वीडियो, इस पर ध्यान मत दीजिए, और भी बहुत से काम है उस पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को तो फर्जी से छोड़ दीजिए। और खुद ही यहाँ पर उनके बेटे ने एक्शन लेते हुए जाँच करने की बात कही। लेकिन एक हफ्ता अभी पूरी तरह से बीता भी नहीं है, दूसरा वीडियो वायरल हो जाता है। तो इस पर क्या कहना होगा कि क्या कोई जानबूझकर करवा रहा है, या फिर देवेंद्र प्रताप सिंह वाकई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं? अब उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि देवेंद्र प्रताप ने दूसरे व्यक्ति को यहां पर शामिल पाया था, उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, खुद को निर्दोष पाया था। तो अब क्या लगता है आपको? अब देखिए नाज़मीन, जैसे कि अब फुटेज तो है, देवेंद्र प्रताप सिंह है इसमें, फुटेज में दिख रहा है, इस बात से नकार नहीं सकते, या छेड़खानी की है, डबिंग की है, जो भी हो, लेकिन उनका चेहरा तो दिख रहा है। अब दूसरा व्यक्ति कैसे दोषी है? अब मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, या वो व्यक्ति मुझे वीडियो कॉल करता है, तो ये मतलब एक तरीके से साझा बात है कि हम एक दूसरे को बेहतर रूप से जानते हैं, और जो भी हमारी बातचीत हो रही है वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रही है। तो अगर वह दूसरा व्यक्ति, वीडियो कॉल करने वाला या जो फुटेज में दूसरा व्यक्ति है, अगर वह दोषी है, तो नरेंद्र सिंह, तो ये माफ़ कीजिएगा, देवेंद्र सिंह कैसे निर्दोष है? क्योंकि वो भी उस वीडियो में है, वो वहाँ पर किसी भी तरह की मतलब कि एक देखिए, आप किसी के कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दुश्मन है, ये आप समझिए, है ना? या तो दुश्मन है तो आप, और आपको ज़बरदस्ती खड़ा होना पड़ रहा है साथ में, तो आप आराम से खड़े होंगे। लेकिन आप कंधे पर हाथ रख के ये कह रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है, तो ये बात जायज़ नहीं है। देवेंद्र सिंह को ये बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो व्यक्ति निर्दोष कैसे है जिससे आप लगातार बात कर रहे हैं। दूसरा जो फुटेज है, देखिए नाज़मीन, ये होता ही है राजनीतिक माहौल में कि हर राजनीतिक दल, अब इसमें विपक्ष का कितना हाथ है ये भी समय आने पर पता चलेगा, लेकिन हर एक राजनीतिक दल अपने पास कुछ ऐसे हथियार रखती है जिसे वो मर्यादित और राजनीतिक बाध्यताओं में रहते हुए और चुनावी माहौल में छोड़े, जिससे कि सामने वाला जो पक्ष है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि अब जांच के घेरे में तो आते हैं, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ होता हुआ यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इसी बीच आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव हैं और समय नज़दीक ही आ गया है, और समय नज़दीक आते हुए राहुल गांधी की मौजूदगी भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली। और राहुल गांधी ने किस तरीके से मध्य प्रदेश को एक भ्रष्टाचार के रूप में बताया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो बखूबी यहाँ पर भ्रष्टाचार तो देखने को मिलेगा ही। अब भ्रष्टाचार को हटाने की बारी आ जाती है। तो मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी एजेंसियों का ना आना और उसके बाद भ्रष्टाचार का माहौल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इन 4 राज्यों से ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर कोई वोटिंग के दौरान रिश्वत लेने की बात करते हैं, आम जनता को लालच देने की बात करते हैं, और अब यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें रिश्वत लेते हुए नजर आए। ये सारी चीज़ें चुनाव प्रचार के लिए चुनावी माहौल के बीच में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के बयान से कितने सहमत नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार वाकई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है, अब हटने की बारी है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी के नेता होने के तौर पर वो अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और ये सवाल उठना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लाजमी हो जाता है कि आखिरकार जब वीडियो सामने आ चुका है तो सरकारी जांच एजेंसियाँ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर सकती है, राजस्थान में कर सकती है, तेलंगाना में कर सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ये कहकर के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भ्रष्टाचार को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सीधे सीधे अगर हम बात करें तो करोड़ों के घोटाले का जिक्र हो रहा है। तो आप दूसरी पार्टी को ये कहकर कि आपने भ्रष्टाचार किया है, खुद को आप यहाँ पे साफ नहीं रोकना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो तो तुरंत सरकारी एजेंसियों को भेज देती हैं। यहाँ पर भी राकेश सर ने बताया कि सीबीआई स्वतः संज्ञान लेकर जा सकती है, ईडी यहाँ पर कहने पर जा सकती है। लेकिन बात तो यहाँ पर वही आ जाती है कि जब घोटाला 508 करोड़ का छत्तीसगढ़ में देखने को मिला तो तुरंत सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये तो दूसरा वीडियो वायरल हुआ है, पहले वीडियो में तो 100 करोड़ की बात आ जाती है, यहाँ तो अब आंकड़ा भी बढ़ जाता है, 500 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो अभी तक इन हफ्ते की बात करें, एक हफ्ते के बीच में सरकारी एजेंसियां कहाँ सो रही थी। देखिए, सरकारी जांच एजेंसियों का जैसा कि आपने जिक्र किया, करने को तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि इन 5 राज्यों में किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिरकार कर क्यों नहीं रही है, और इसी सवाल को विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता उठाती हुई नजर आ रही है, तमाम वो पत्रकार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कुछ गिने चुने पत्रकारों को ही क्यों जेल में डाला जा रहा है। सवाल बहुत है और सवाल पूछने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जवाब कौन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने ज्ञापन यहाँ पर लिखे जाते हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कितने ज्ञापन लिखे जाते हैं, लेकिन क्या वो उन सवालों के जवाब देते हैं, चाहे वो मणिपुर हिंसा को लेकर हो, बेटियों के सम्मान को लेकर हो, पहलवान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर हो। ज्ञापन लिखते हैं, सब सवाल पूछते हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि जांच एजेंसियां आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रही हैं, जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि क्यों नहीं जा रही हैं, लेकिन सीधे सीधे कोई यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी सीधे सीधे मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो इन दिनों वो चुनाव प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा मशरूफ नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वाकई में अगर हम बात करें प्रदेश राजस्थान की, पेपर लीक का जब पूरा घोटाला होता है, सचिन पायलट ही इस पूरे मामले को उठाते हैं, लेकिन आज वही सचिन पायलट जो है उस घोटाले को लेकर कुछ भी सरकार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा सत्ता का खेल है, जिसके हाथ में सत्ता लग जाती है वो सीधे सीधे सवाल पूछना बंद कर देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे प्रज्ञा ने कहा सत्ता का खेल है, सत्ता के खेल से एक सवाल ये भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं कि विपक्षी पार्टियों से डरना नहीं, ये सारी पार्टियां आपको डराने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन आपको जांच करती रहनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं तो जांच कीजिए, डरिए मत। यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, लेकिन अब जब उनकी पार्टी पर निशाना साधता हुआ देखा जा रहा है, जब उनकी ही पार्टी में भ्रष्टाचार पाए जा रहे हैं, तो वही सरकारी एजेंसियों को केंद्र सरकार ऑर्डर क्यों नहीं देती है। तो तुषार भी मेरे साथ मौजूद है। तुषार, आपसे एक सवाल रहेगा, और जिस तरीके से आप देखिए कि ये पूरा का पूरा आरोप केंद्र सरकार पर लगता है कि आपके मंत्री क्या कर
कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं। चुनाव के दौरान रिश्वत लेते हुए पाए जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों को कि आप यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए, डरिए मत किसी पार्टी से। तो समय तो ये भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी मत डरिए, मध्य प्रदेश जाइए, लेकिन अभी तक नहीं जाती हैं। तो क्या कहना है नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर? जी देखिए, एक सेइंग है ना भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि जब तक दूसरे के खेमे में कुछ उन्हें दिखता रहेगा तब तक वो एक्शन लेते रहेंगे, जब अपने खेमे में उनकी बारी आती है तब वो शांत हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी नेता दूसरी पार्टी में है वो भ्रष्टाचारी हैं, और जब वो उठकर बीजेपी में आ जाते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। तो इसी वॉशिंग मशीन का वो इस्तेमाल वो करते रहते हैं। और अपने गिरबान में झांकने वाली बात जो आपने बोली, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ना कभी किया है और ना कभी आगे करेगी। आप देखिए ना किस तरीके से उनके कितने नेता ऐसे हैं जो जनसभाओं में खड़े होकर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कभी कभार ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल जाते हैं जिस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं होता है। आपने करप्शन की बात की, बिल्कुल होना चाहिए। करप्शन के साथ साथ कितनी हिंसा भड़काने की बातें उनके नेता करते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं, उनके समर्थन करते हैं, जनसभाएं बुलाते हैं, एक तरीके से नरसंहार की बातें करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा पिछला एक दौर जो हमारे देश में चला, किस तरीके से लगातार एक के बाद एक भाषण उनकी पार्टी के द्वारा सुनने को मिल रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो बीजेपी की ये एक पॉलिसी है कि अपनी बारी आए तो आंखें बंद कर लो, और दूसरे की बारी आए तो आंख नाक कान सब खोल लो और उसको कहीं ना कहीं से पकड़ के दबोच लो। ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और अब चुनाव के टाइम पे तो ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पे बीजेपी को अपना नैरेटिव सेट करना है, और वो सेट करने के लिए ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करेगी। देखिए, जितनी भी सरकारी एजेंसी, सबका इस्तेमाल हुआ है, हर सरकार ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन इस समय जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये दिखा रहा है कि ये इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो सरासर सामने वाले को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, कि ऑपोजिशन को आप पूरे तरीके से खत्म कर दें ताकि हम ही रह जाएं, हम ही चुनाव अपने आप से ही लड़े और अपने आप से ही जीत जाए। समझ रहे हैं आप? तो लोकतंत्र को ही खत्म करने की यहाँ पर जो एक कवायद की जा रही है, जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि चुनाव प्रचार में ना तो भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, ना ही किसी नेता को उतार रही है, बल्कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, यही चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। तभी तो राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच जाती हैं। अब ये देखना होगा कि क्या मात्र एक दिन बचा है, क्या ये चुनाव प्रचार सरकारी एजेंसियां मध्य प्रदेश में भी करने जाएंगी? क्या लगता है आपको नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या वाकई जांच होनी चाहिए उनके खिलाफ? क्या सरकारी एजेंसियों को पहुंचना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।